हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत करता हूं आपका फिर से मैं शिवम मिश्रा एक बार नेशनल डिफेंस करियर एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में। हम पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बच्चे हमने नेचर्स ऑफ रूट एंड सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ रूट्स हमने पढ़े थे प्रीवियस क्लास में। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो किस पे बेस्ड है, हेडिंग लिखिएगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। अब मैंने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस क्यों लिखा है, इक्वेशन क्यों नहीं लिखा। सबसे पहला आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर आपने इक्वेशन क्यों नहीं लिखा। एक्चुअली मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ये वाली क्लास जो हमारी बेस्ड है वो किस पे है कि हम इसमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस के क्या देखेंगे, कर्व्स देखेंगे, इनके ग्राफ्स देखेंगे, इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा है और ये सारा ऑब्जर्वेशन बेस्ड पार्ट है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इसको रट लेंगे या आपको ये बहुत टाइम तक याद रहेगा रटने के बाद, बिल्कुल नहीं। ये क्या है, बिल्कुल बिल्कुल ऑब्जर्वेशन बेस्ड पार्ट है और ये एक कॉन्सेप्चुअल अप्रोच देगा आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस नाम के टॉपिक के लिए। पूरी आपको जो कॉन्सेप्चुअल अप्रोच है वो यहाँ से मिलने वाली है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जनरली लोग इसको स्किप कर देते हैं, बच्चा भी सोचता है बोरिंग सा चैप्टर है क्यों इसको पढ़ा जाए। लेकिन आप देखोगे कि आप जो भी आपने जो नेचर ऑफ रूट्स पढ़े हैं या सारी चीजें वो प्रैक्टिकली कर्व्ड पे सब कुछ हमें दिखाई देगी, है ना। चलिए तो अब शुरुआत करते हैं अपने आज के टॉपिक की, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। मुझे बताओ एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या फर्क है और मैंने एक्सप्रेशन क्यों लिखा। क्या मैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बना सकता हूँ। सपोज दैट जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, क्या मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं, आपने 10th स्टैंडर्ड में बनाया होगा, सबसे ज़्यादा मार्क्स का आता था ग्राफ, लगभग हर बोर्ड में वो आता है। तो हम क्या करते थे, एक टेबल बनाते थे x की कुछ वैल्यूज के लिए, x की कुछ वैल्यूज के रेस्पेक्ट में y की वैल्यू निकालते थे, ठीक है। या फिर y की वैल्यूज पुट करते थे और x की वैल्यू निकालते थे, टेबल बनाते थे और वो मार्क करके फिर हम उसको बना देते थे। अब यहाँ मुझे बताओ, क्या आपको कोई दूसरा वेरिएबल दिख रहा है x के अलावा, क्या आपको कोई दूसरा वेरिएबल दिख रहा है। यहाँ कोई दूसरा वेरिएबल अवेलेबल ही नहीं। तो आप किन दो, जब भाई एक्सेस दो है हमारे पास तो हमें दो वेरिएबल चाहिए नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए सर। तो जब यहाँ वेरिएबल ही एक है तो आप इसका ग्राफ नहीं बना सकते। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ नहीं बनाया जा सकता, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस का ग्राफ बनाया जाता है। वो क्या होता है देखिए, हम क्या लिखेंगे बच्चे, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे y इज इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c। आपको यही एक्सप्रेशन fx फंक्शन ऑफ x की फॉर्म में भी बुक्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। तो मैंने क्या लिखा, y इज इक्वल्स टू ax² प्लस c। यहाँ तक कोई डाउट। चलिए अब हमने यहाँ से पढ़ा है आगे, क्या पढ़ा है सर, जब मैंने आपको श्रीधराचार्य मेथड से जब इसके रूट्स कैसे बनाए जाते हैं, ये हमारी जनरल इक्वेशन थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। फिर वो बात अलग है कि हमने y की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, तो आपको ये वाला एक्सप्रेशन जो है हमारा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिखने लग जाएगा। लेकिन आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि दो वेरिएबल तो एटलीस्ट होने ही चाहिए किसी भी कर्व को ड्रॉ करने के लिए। चलिए अब बात करते हैं y इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c के लिए। जब मैंने आपसे मैंने जब इसको ये जनरल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया था तो क्या किया था, मैंने यहाँ y को 0 रख दिया था। अब हम y को 0 नहीं रख रहे, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले x² का कोफिशिएंट 1 बना लेते हैं। x² का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चे, इस a से मेरे को पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा। तो y बाई a इज इक्वल्स टू x² प्लस बच्चे यहाँ क्या आएगा b बाई a और ये x और ये प्लस c, ठीक है। ये आप देख चुके हैं, फटाफट से कर लेते हैं इस वाले पार्ट को कंप्लीट। तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे मुझे होल स्क्वायर वाला कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाना है, तो मैं यहाँ 2ab बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई किया, तो अगर बच्चे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा। फिर जब मैंने ये किया तो मैं इसका स्क्वायर क्या करता हूँ बच्चे, एक बार ऐड कर देता हूँ, इसका स्क्वायर एक बार ऐड कर देता हूँ, तो एक बार मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस भी करना पड़ेगा। ये सारा हम कुछ देख चुके हैं, ये हमने प्रीवियस क्लासेस में पूरा ढंग से पढ़ लिया है इसको, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैं बार बार ये क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये एक्सप्रेशन हमारे लिए बहुत यूजफुल है। आप ये एक्सप्रेशन डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये बताओ किसका स्क्वायर बन गया, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। और यहाँ बच्चे कौन सी टर्म बन गई, ये वाली टर्म, ये इतनी टर्म है ना। और जो ये रिमेनिंग टर्म है इसको हम अभी लिख देते हैं, क्या लिखा था हमने बताइए, माइनस ऑफ b² माइनस 4ac बच्चे अपॉन 2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब हम क्या करते थे, x की वैल्यूज के लिए y की वैल्यूज फाइंड करते हैं।
तो देखो मैंने क्या किया, ये आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, आपको ये क्यों स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि देखो मैंने x की टर्म्स को सेपरेट कर दिया। यहाँ पूरा x का ब्रैकेट है, ये हमारा कोफिशिएंट में डील हो रहा है, और ये हमारा इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, y है। मैं क्या करूंगा बच्चे, x की वैल्यू अगर -b/2a पुट करूं, ठीक है, एट x इज इक्वल्स टू -b/2a इस वाले एक्सप्रेशन में, ठीक है, x की वैल्यू क्या रखूंगा, -b/2a रखूंगा। तो मुझे बताओ ये वाला ब्रैकेट जीरो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, -b/2a प्लस b/2a कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा। तो जब मैंने ये वाला x के साथ वाला ये वाला टर्म जो जीरो कर ली, तो मेरे पास एक्सप्रेशन रिड्यूस हो गया, क्या बचेगा बच्चे, मेरे पास एक्सप्रेशन बचेगा y/a। तो या फिर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो देखिए, ये जो a है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये माइनस का साइन नहीं भूलना है, ठीक है, ये माइनस का साइन नहीं भूलना है। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चे, माइनस ऑफ a b स्क्वायर माइनस 4ac/2 4a स्क्वायर, यही है। तो देखिए a से a भी कैंसिल आउट हो गया। क्या मैं इस b स्क्वायर माइनस 4ac की जगह, इसकी जगह बच्चे d नहीं लिख सकता, इसकी जगह मैं d लिख सकता हूँ, जो हमारा d था डिस्क्रिमिनेंट, हमने पढ़ा है इसके बारे में। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -d/4a। तो देखो मुझे दो पॉइंट्स मिल गए बच्चे। कौन कौन से दो पॉइंट्स मिल गए, कि जब मैंने x की वैल्यू -b/2a रखी ना बच्चे, तो मुझे y की वैल्यू क्या मिली इसके रिस्पेक्ट में, -d/4 है। तो मैं क्या लिखता हूँ, कि x, y कोऑर्डिनेट्स फॉर दिस एक्सप्रेशन क्या हो जाएंगे, -b/2a और -d/4a, ठीक है। ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया। ये जो बच्चे कोऑर्डिनेट्स है ना, इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। बोले सर वर्टेक्स क्या होता है, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी बच्चे, ठीक है। आप अभी इसको लिखिए वर्टेक्स, ठीक है। ये हमने दो कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए कि यहाँ पे अगर मैंने x की वैल्यू, इस एक्सप्रेशन के लिए x की वैल्यू ये पुट की, तो y की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। और मुझे बताओ y के अलोंग बनने वाला है ग्राफ, ठीक है, हम y के लिए लिख रहे हैं एक्सप्रेशन, तो हमें ये वाली वैल्यूज को यूज में लेंगे और इसी पे सारा ऑब्जर्वेशन हमारा आने वाला बेस्ड रहेगा, और इसी से हम सारे ग्राफ्स भी बना लेंगे। तो ये वाली क्वांटिटी, ये वाले वर्टेक्स आपको याद होने चाहिए, और सबसे बेसिक है, आपको ये वाला एक्सप्रेशन याद होना चाहिए, ठीक है। और याद नहीं भी है तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, 2-4 बार की प्रैक्टिस आपको इसमें परफेक्ट बना देगी। चलिए फटाफट से नोट करिए इसको, फिर बढ़ते हैं आगे। चलें आगे, चलिए। अब हमारे काम का क्या है, ये वर्टेक्स है एक तो, ठीक है, ये एक्सप्रेशन तो हमारे लिए यूजफुल है ही, तो बाकी सब कुछ मैं हटा देता हूँ। अरे ये समझ में आया ना कि मैंने x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकाली है ना। ऐसी बहुत सारी वैल्यूज मैं निकाल सकता हूँ, किसी भी एक्सप्रेशन के लिए निकालते हैं। जब भी हमें ग्राफ ड्रॉ करना होता है तो हमारे पास यही तो मेथड होता है, और बाकी के जो मेथड्स बहुत सारे हैं, पर अभी आपके लेवल पे यही मेथड आपके लिए यूजफुल है ना। चलिए, अब ये y की वैल्यू, x और y की वैल्यूज को मैं लिखे रहने देता हूँ। कैसे यूज आएंगी, कैसे काम में लेंगे, वो सब बात में अभी डिस्कस करते हैं, या फिर इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे। चलिए, अब मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, मैंने अपन ने सबसे पहली जो क्लास थी उस दिन भी मैंने अपन ने डिस्कस किया था कि जो ये ए है ना, इसका बहुत बड़ा रोल है इसमें, ठीक है। इस ए का बहुत बड़ा रोल है, एटलीस्ट मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये ए, बी और सी, ठीक है, ये कोफिशिएंट्स जो होते हैं ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए, ये सब कुछ डिफाइन कर देते हैं। देखो आप बी स्क्वायर माइनस 4ac से नेचर ऑफ रूट तक पहुंच गए थे, ठीक है ना, आपने सारे बता दिए थे, रियल है, इक्वल है, डिस्टिंक्ट है, जो भी है, व्हाटएवर इमेजिनरी है। वैसे ये जो ए है ना, ये हमारे किस में काम आएगा, ये हमारे किस में काम आएगा बच्चे, ये हमें इंफॉर्मेशन देगा किसके लिए, अपवर्ड और डाउनवर्ड। मैंने लिखाया था शायद पहली क्लास में, नहीं भी लिखाया तो आप वापस से यहाँ देखिए। देखिए ए क्या करता है, ए के दो केस होंगे बच्चे, या तो ए 0 से बड़ा होगा, है ना, या ए 0 से छोटा होगा, ठीक है। अब ए 0 से बड़ा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अपवर्ड। बोले सर अपवर्ड का मतलब जो ऊपर की तरफ खुले, डाउनवर्ड इस वाले केस में उल्टा हो जाएगा। बिल्कुल इजी, बिल्कुल इसको इजी होकर पढ़ना है, ऐसा नहीं कि क्या पता नहीं क्या, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और आप देखेंगे ये अपने आप में बहुत लेंदी, एक ये वाला जो है ना क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस वाला, ये बहुत अपने आप में एक लेंदी बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। लेकिन अपन वो अप्रोच लेके चल रहे हैं जो आप लास्ट तक आप उसको कैरी कर सकें, ठीक है। आप बहुत ज्यादा पढ़ लेंगे और आप उसको रिवाइज ही नहीं कर पाए, उसको समझ ही नहीं पाए, तो चीजें वर्दी नहीं रहती। तो हमारी कोशिश क्या रहेगी, हम इसको
देखो अलग अलग बुक्स में अलग अलग टीचर्स ने अलग अलग तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है और हो भी जाता है, ठीक है। ये पूरा एक्सपोज हो सकता है, एक एक चीज इसकी बिल्कुल खुल जाती है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ अप्रोचेस और लगानी पड़ेंगी। तो जैसे जैसे आपके चैप्टर्स और होते जाएंगे, जैसे यहाँ पे यहीं पे एक सीधा सीधा सा बताऊं मैं आपको, यहाँ पे एक लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट है, उसकी वजह से हम ऐसा लिख पाते हैं। चलो वो भी मैं डिस्कस कर लूंगा अभी छोटा सा। चलिए देखते हैं अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो अपवर्ड का मतलब हुआ बच्चे ये ऐसे बनेगा, है ना, और डाउनवर्ड का मतलब ये ऐसे बनेगा। तो बोले सर आपने ये ऐसे और ऐसे क्यों नहीं बना दिया, ये भी बन सकता है। तो बच्चे हम किसके लिए लिख रहे हैं इक्वेशन, y के लिए लिख रहे हैं, तो किस एक्सिस के अलोंग बनेगा ग्राफ, y एक्सिस के अलोंग बनेगा, ठीक है। जब अगर मैं यहाँ लिखूं x इज इक्वल टू ay² प्लस by प्लस c, तब वो ग्राफ्स आपके ये वाले बन जाएंगे, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे रोल ऑफ ए का क्या रोल, a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज लेस देन 0। देखो पूरा फोकस यहीं रखिएगा बच्चे। होता क्या है कि जब हम f डबल डैश x निकालते हैं, बोले सर ये क्या आ गया, ठीक है, f डबल डैश x क्या आ गया, मतलब डबल डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्सप्रेशन। जब हम लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि कैसे हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो अगर a बड़ा होता है तो हम जब f डबल डैश x निकालते हैं बच्चा, तो वो 0 से बड़ा आता है इस केस में, ठीक है। इट मीन्स ये पॉजिटिव आता है, इट मीन्स बच्चे ये क्या आता है, पॉजिटिव आता है, और पॉजिटिव होता है इसका मतलब ये इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। ये सारी चीजें आगे डिस्कस होने वाली है, आपको तो अभी जस्ट इतना ही याद रखना है, पर मैं फिर भी बता दूं, बच्चा पूछता है सोचता है यार ये पता नहीं क्यों लिख दिया, तो हर चीज के पीछे रीजन है मैथ्स में, है ना। यहाँ क्या होता है f डबल डैश x जो हम निकालते हैं वो क्या आ जाता है, लेस देन 0 आ जाता है। इट मीन्स बच्चे ये नेगेटिव आ जाता है। सर नेगेटिव क्या होता है बच्चे, ये डिक्रीजिंग होता है, ठीक है। तो ये डिक्रीजिंग मतलब ये डाउनवर्ड और इंक्रीजिंग मतलब अपवर्ड। चलिए अच्छा, आपने ये पैराबोला, ये क्या था, ये एक्सप्रेशन होता क्या है, इसको क्या बोलते हैं, पैराबोला। सर ये पैराबोला क्या होता है, पैराबोला पूरा एक चैप्टर है ज्योमेट्री में आपके, है ना, 2D ज्योमेट्री में हम इसको पूरा पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपने देखा हो, आपने ये कर्व बनाया है, आपने सबने ये कर्व बनाया है, और नहीं भी बनाया तो आप एक काम करिएगा घर पे, एक छोटा सा अपने आप से एक वर्कशॉप अपनी क्रिएट करना कि y इज इक्वल्स टू ये b और c की वैल्यू तो 0 कर दो और a की वैल्यू 1 ले लेना, y इज इक्वल्स टू x² का ग्राफ बना के देखना। कैसे बनाएंगे सर, हमें तो आता ही नहीं। बच्चे कुछ नहीं करना, y और x की 3 या 4 सेपरेट वैल्यूज रख के और आप इसका ग्राफ बना के देखना, आपको ये पैराबोलिक एक्सप्रेशन मिलेगा, ठीक है। क्यों मिलेगा, ये वाला मिलेगा, ये वाला मिलेगा। देखो a कोफिशिएंट क्या है, +1, तो पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव है तो आपको ये अपवर्ड पैराबोला मिलने वाला है वहां पे, ठीक है। चलिए पैराबोला हो गया, पैराबोला में आपने अपवर्ड और डाउनवर्ड समझ लिया। अच्छा ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्या है, तो मैं आपको बता दूं f डबल डैश x कैसे निकलता है। तो सपोज दैट जैसे मेरे पास लिखा हुआ है ये एक्सप्रेशन fx इज इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c, है ना। मैं बच्चे इसका f डैश x निकालूंगा तो ये आप पढ़ेंगे बिल्कुल इजीली। क्या होता है, पावर तो आगे आ जाती है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चे, n x की पावर n माइनस 1, ठीक है। ये सारे फॉर्मुलाज हैं सब, ये सब बहुत इजी है, ऐसा कुछ नहीं। अभी आपको लग रहा होगा कि भाई आपने ये पहले पढ़ा हुआ नहीं है, जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ उनके लिए बहुत इजी है। देखो क्या हो जाता है, 2a x की पावर 2 माइनस 1, ये बच गया, यहाँ पे x की पावर 1 है, 0 हो जाएगी आगे आके, तो ये b, ठीक है। अब इसका f डबल डैश x निकालते हैं बच्चे जब, तो क्या आ जाता है 2a, ठीक है। अब हमें पता है a क्या है, पॉजिटिव है, a क्या लिया था हमने इस वाले के पॉजिटिव, तो f डबल डैश x क्या आ गया इसका, ग्रेटर देन 0। जब बच्चे ये ग्रेटर देन 0 तो इंक्रीजिंग हो गया, ठीक है। ऐसे हम इसके लिए जब करते हैं तो यहाँ पे 2a सेम आएगा, और a की वैल्यू नेगेटिव लेंगे तो f डबल डैश x क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, तो डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। इसमें इतना दिमाग नहीं लगाना है, ये बिल्कुल बस मैंने आपको बता दिया कि आपको ऐसा नहीं लगे पता नहीं क्या पढ़ लिया ये आज, है ना। चलिए तो यहाँ तक अगर बात क्लियर है तो बस फिर आगे आगे हमारे लिए ग्राफ बनाना बिल्कुल ईजी है। नोट करिए इसको, ए का रोल आप देख लीजिए, ए क्या किस तरह से रोल प्ले कर रहा है। चलें आगे, चलिए इस एक्सप्रेशन को तो मैं लिखे रहने देता हूँ, बाकी सब अपन रफ कर देते हैं। चलिए अब मुझे एक बात बताइए कि हमने क्या पढ़ा, दो केस तो यही बन गए कि a इज ग्रेटर देन 0 और a इज लेस देन 0। अब हमने पढ़ा था d का रोल आ रहा है नहीं आ रहा है इसमें, हम y के लिए फाइंड करना चाह रहे हैं, हम y के लिए तो देखेंगे, हम किसके लिए सारी वैल्यूज को देखेंगे, मैंने उस पर मार्क भी किया था इसके लिए, है ना। तो जब y के लिए देखेंगे तो मुझे बताओ d का रोल आ रहा है, तो d का भी तो हमें चेक करना पड़ेगा। तो d कितने तरीके से हो सकता है, d लेस देन 0, d इक्वल्स टू 0 एंड d ग्रेटर देन 0। तो ऐसे कितने केसेस बन जाएंगे, देखो सबसे पहले मैं लिखता हूँ केस फर्स्ट, ठीक है। केस फर्स्ट में 3 सिचुएशंस हैं। पहली देखिए आप, पहली में
ए ग्रेटर देन 0, दूसरी में भी ए ग्रेटर देन 0 और तीसरी में भी बच्चे ए इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको मतलब फील आएगा कि नहीं सर कुछ हमने पढ़ा है ना। देखिए ये ए इज ग्रेटर देन 0, ए इज ग्रेटर देन 0 तीन केस ही हो गए, तो सर तीन केस क्यों हो गए, तो बिल्कुल सेम ही लिख दिया आपने। नहीं बच्चे देखो, पहले केस में हम ले लेते हैं डी इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। दूसरे केस में बच्चे मैं ले लेता हूँ डी इज इक्वल टू 0 और तीसरे केस में मैं लेता हूँ डी इज लेस देन 0। अब ये तीन डिफरेंट केसेस बन गए क्योंकि हमने डी के तीन केसेस ले लिए, डी इज ग्रेटर देन 0, डी इज इक्वल टू 0 एंड डी इज लेस देन 0, फर्स्ट वन, और ए तो हमारे पास ग्रेटर देन 0 था ही। अब मुझे एक बात बताओ कि मुझे बनाना है ग्राफ, मुझे क्या बनाना है ग्राफ। तो मुझे एक बात बताओ, हम इस वाले एक्सप्रेशन से ही सब कुछ ऑब्जर्व करने वाले हैं, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना। मुझे बताओ कि पहला वाला केस अगर हम लेते हैं तो ये माइनस तो है ही बच्चा, है ना, माइनस तो है ही, तो मैं यहाँ पे बार बार लिख देता हूँ ताकि आपको यहीं पे ये क्लियर हो जाएगा कि हमने कैसे इसको फाइंड किया है। देखो बहुत सारी अप्रोचेस हैं इसके लिए, पर आप बिल्कुल बेसिक से अप्रोच के साथ चलो, यहाँ तक तो आपको आता ही है, इसके बाद आपका कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, ये हमारा y था, है ना, ये हमारा y था, हम y के लिए चेक कर रहे हैं माइनस, तो ये था ही। d इज ग्रेटर देन 0 मतलब बच्चे d पॉजिटिव है ना, और ये 4 a भी पॉजिटिव है। मुझे बताओ रिजल्ट क्या मिलने वाला है बच्चे, रिजल्ट क्या मिलने वाला है, रिजल्ट क्या मिलने वाला है, नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा, मतलब y नेगेटिव हो जाएगा बच्चे। y क्या हो जाएगा, नेगेटिव। y नेगेटिव कहाँ होता है, y नेगेटिव कैसे होगा, बताओ 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 बताओ, y नेगेटिव कैसे होगा, y नेगेटिव कैसे होगा। देखिए y नेगेटिव इस एक्सिस के नीचे ही होगा, ठीक है, तो पैराबोला आपका बनेगा कुछ इस तरीके से। आपको मुझे बताओ जब d बड़ा होता है 0 से, ये आपने पढ़ा है नेचर ऑफ रूट में, जब d बड़ा होता है 0 में तो आपको क्या मिलता है, जब d इज ग्रेटर देन 0 होता है तो आपको दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स मिलते हैं। इसका मतलब यहाँ पे ये जहाँ पे एक्सिस को कट करेगा ना बच्चे, वही आपके रूट्स होंगे, अल्फा और बीटा, आपको दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिल गए। चलिए ये मैंने एक्स एक्सिस बनाया है, ठीक है, और ये पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव है, तो वाई एक्सिस के नीचे की तरफ जा रहा है ना। चलिए अब एक बात और कर लेते हैं बच्चे, जब ये इस तरह से बन रहा है तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, थोड़ी बहुत हम इसका और एनालिसिस कर लेते हैं कि यहाँ पे मुझसे अगर पूछ ले बच्चे कि y किसके लिए पूछेगा, जस्ट मिनट, मुझसे यहाँ किसके लिए पूछेगा कि बच्चे यहाँ fx, ये हमारा fx या y है ना, तो मुझसे कोई पूछे कि fx इज ग्रेटर देन या fx और y दोनों के लिए लिख देता हूँ, दोनों चीजें इज ग्रेटर देन 0 कहाँ होगा, बताओ 0 से बड़ा कहाँ है। तो मुझे बताओ ये क्या है बच्चे, माइनस इन्फिनिटी, ये क्या है प्लस इन्फिनिटी टच हो रहा है, तो बताओ 0 से बड़ा तो ऊपर है, 0 से बड़ा कहाँ है, ऊपर है, दो केसेस की स्टडी कर सकते हैं, तो 0 से बड़ा कहाँ होगा बच्चे, 0 से बड़ा हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से फॉर x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से अल्फा एंड बीटा टू प्लस इन्फिनिटी, यूनियन बीटा टू प्लस इन्फिनिटी। मैं क्या चेक कर रहा हूँ, मैं कोई खास बात नहीं कर रहा बच्चे, fx और y जो हमने ये लिया था एक्सप्रेशन y के लिए हम लिख रहे हैं, तो वो अगर ग्रेटर देन 0 मुझसे पूछ ले इस केस में कि ग्रेटर देन 0 कहाँ होगा, तो कहाँ होगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी, ये वाला पोर्शन लेना है, ये वाला पोर्शन लेना है सिर्फ यहाँ तक, इसके बाद तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो ये वाला पोर्शन का माइनस इन्फिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा टू प्लस इन्फिनिटी। अच्छा यही मुझसे अगर पूछ ले डिफाइन वेयर fx और y इज लेस देन 0, है ना, तो मैं क्या लिखूंगा, तो लेस देन 0 में कौन सा वाला पार्ट आ जाएगा बच्चे, लेस देन 0 में कौन सा वाला पार्ट आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा, तो बताओ क्या आ जाएगा, अल्फा और बीटा की वैल्यू पे क्या है, 0 है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू कंसीडर नहीं कर रहे, इसलिए मैं यहाँ ओपन ब्रैकेट लगा रहा हूँ अल्फा एंड बीटा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, क्लियर दिख रहा है ये, देखिए क्या लिखा मैंने कि अगर मुझसे कोई पूछ रहा है fx और y के लिए मुझे बताओ सर कि 0 से बड़ा कब है, तो आप इसको देख के बता सकते हो माइनस इन्फिनिटी से अल्फा एंड बीटा टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, ऐसे ही मुझसे कोई पूछ रहा है fx और y जो है वो लेस देन 0 कब होगा, तो आप कह देंगे सर अल्फा से बीटा के लिए। चलिए ऐसे ये वाला केस देख लेते हैं फटाफट, मुझे बताइए, अब तो कुछ बचा ही नहीं इस वाले केस में, मुझे बताओ फटाफट से कि मैं ये वापस नहीं लिख रहा हूँ, आप सीधा सीधा बताइए कि यहाँ पे ये माइनस डी तो 0 ही हो गया, 0 ही हो गया, तो 0 हो गया तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, पॉजिटिव है नेगेटिव, बताओ फिर भी लिख देते हैं ये पॉजिटिव है, तो मुझे ये क्या मिल रहा है, ओवर एंड ऑल 0 मिल रहा है, 0 y इज इक्वल टू 0 मिल गया मुझे, y इज इक्वल टू क्या मिल गया बच्चे, y इज इक्वल टू 0 मिल गया, y इज इक्वल टू 0 कहाँ होता है, x एक्सिस पे होता है, अरे होता है नहीं होता है, अरे होता है या नहीं होता है, बिल्कुल होता है सर, तो मुझे यहाँ पे जो कर्व मिलेगा ना वो टच करेगा इसको, सर टच कर गया, ये टच हो रहा है, ठीक है बच्चे,
ये टच कर गया। अच्छा ये अपवर्ड क्यों बना दिया मैंने, क्योंकि a तो ग्रेटर देन 0 है ना, यहाँ तो सारे अपवर्ड बनेंगे, इस वाले केस में इस वाले केस में बनेंगे सारे अपवर्ड ही, बस उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। ये अभी नीचे था, ये शिफ्ट हो गया, फिर ये थोड़ा और ऊपर चला जाएगा, बस यही तो 3 केस है। ऐसे ही 3 केस लेस देन 0 बन जाएंगे। देखो बहुत ही ज्यादा अच्छा टॉपिक है ना, इसको बिल्कुल इजीली इसको समझो, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझ में ना आए। मुझे बताओ d इज इक्वल टू 0 पे आपने पढ़ा था कि 2 इक्वल रूट्स मिलते हैं, ठीक है, 2 रियल इक्वल रूट्स मिलते हैं। वो क्यों मिलते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 बार 2 जगह अलग अलग जगह कट कर रहा था ना करो हमारे एक्सिस को, तो 2 डिस्टिंक्ट रूट्स थे, यहाँ पे तो यही मिला। इसका मतलब यहाँ पे अल्फा और बीटा बच्चे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, और रूट तो मुझे यही मिलेंगे, रूट तो मुझे एक्सिस पे ही मिलेंगे, तो रूट तो बच्चा मुझे यही मिल रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, अल्फा और बीटा क्या हो जा रहे हैं, इक्वल हो जा रहे हैं। चलिए अब मुझसे यहाँ पे कोई पूछ ले कि सर मुझे एक बात बताओ कि आप, थोड़ा सा इसको ऐसे लिख लीजिएगा, चलिए ये सेपरेट कर दिया मैंने। मुझसे कोई पूछ ले कि सर यहाँ बताओ fx और y के लिए आप मुझे लिख के बताओ, क्या लिख के बताओ कि सर ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू भी हो जाएगा यहाँ पे, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 कब होगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 कब होगा बच्चे बताओ। देखो ये माइनस इन्फिनिटी से ये प्लस इन्फिनिटी पे जा रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा और इक्वल्स टू भी लगा हुआ है, ग्रेटर देन मतलब इससे ऊपर का पार्ट, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और इक्वल्स टू भी लगा हुआ है, तो मैं इस अल्फा को भी कंसीडर कर सकता हूँ। तो क्या लिखूंगा, फॉर x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज लिख सकता हूँ, सारी रियल वैल्यूज को ले रहा है ना, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज को ले रहा है। चलिए लिखिए यहाँ तक, बढ़ते हैं आगे, चले अब तीसरे केस पे। चलिए एक और केस लिख लीजिए आप कि अगर यहीं पे वो पूछ ले, लास्ट क्लास में मुझसे किसी बच्चे ने पूछ लिया था, तो मैं आपको यही डिस्कस कर देता हूँ कि इफ fx और y है ना, अगर यहाँ पे सिर्फ इक्वल्स टू वाली इनइक्वालिटी हटा देंगे, सिर्फ ग्रेटर देन लिख दे 0, तो बताओ कैसे क्या करोगे। इसके लिए आपके लिए x अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ x क्या होगा, तो बताओ क्या होगा। बच्चे ध्यान से देखिए, fx और y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 पे ये इक्वलिटी होल्ड हो रही है यहाँ पे, मतलब मुझे ये 0 भी इसमें कंसीडरेबल है, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में सारे रियल हो जाएगा, सारी वैल्यूज आ जाएंगी। लेकिन मुझसे अगर वो पूछता है सिर्फ ग्रेटर देन का, इक्वल्स टू उसने हटा दिया, तो मैं क्या करूंगा, तब मैं क्या करूंगा, तो मैं लिखूंगा x बिलोंग्स टू, सारी वैल्यूज को ले रहा है, बस अल्फा को छोड़ दो सर, भाई अल्फा को छोड़ दो कि अल्फा पे तो 0 हो रहा है, बाकी तो सारी वैल्यूज ले रहा है। देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की सारी वैल्यूज है, इससे जस्ट आगे चलेंगे तो सारी वैल्यूज है, सिर्फ अल्फा पे तो वो वैल्यू दे रहा है, तो वो अल्फा को हटा देंगे अपन, है ना। चलिए अब इधर आ जाते हैं, क्या लिखें, a इज ग्रेटर देन 0 एंड d इज लेस देन 0। देखो इस केस को भी ऐसे एनालिसिस करते हैं। सिमिलरली माइनस ऑफ d इज लेस देन 0 बच्चे क्या है, ये नेगेटिव, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, और ये 4 a बताओ a क्या है, a पॉजिटिव। बच्चे ये क्या आ गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव गिव अस पॉजिटिव रिजल्ट। अरे मुझे वैल्यूज पे नहीं जाना कि क्या वैल्यूज आ रही है, ऑब्जर्वेशन यही कहता है, हम क्या कर रहे हैं, साइन कन्वर्जन से इसको चेक कर ले, और इसी से हमारे आंसर भी आ रहे हैं, तो फिर फालतू इतने फचड़े में क्यों पड़ना, है ना। चलिए अब ये ग्राफ कैसे बनेगा, ये ग्राफ क्या करेगा बच्चे, ये कर्व जिस तरीके से बन जाएगा, ये हमारा एक्सिस रहा, चलिए ये इस तरीके से बन जाएगा ग्राफ। तो मुझे बताओ अब इसके लिए भी हम केसेस डिसाइड कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं कि सर अगर मुझसे पूछ ले कि सर fx और y, मुझे बताओ ग्रेटर देन 0 कहाँ होगा, ग्रेटर देन 0 कहाँ होगा बताओ बच्चे। तो ग्रेटर देन 0 सारा ही पार्ट 0 से ऊपर ही है, अरे पूरा का पूरा पार्ट ही 0 से ऊपर है, कुछ नीचे आया ही नहीं ना टच हुआ, तो सारा लिख देंगे फॉर ऑल वैल्यूज बिलोंग्स x बिलोंग्स टू रियल, ठीक है। इसके लिए क्या हो जाएगा बच्चे, y इज ग्रेटर देन 0। चले आगे, चलिए यहाँ तक कोई डाउट, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आप फटाफट से इसको नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका जो नेक्स्ट पार्ट है जब a लेस देन 0 उसको डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। चले चलिए बिल्कुल उल्टा ही केस है इसका, है ना। बिल्कुल उल्टा केस, तो सर क्या करेंगे, इनइक्वालिटी ये वाली चेंज कर देते हैं सिर्फ, है ना, एक ही अपन इनइक्वालिटी चेंज कर देते हैं कि सर ये हमारा केस सेकंड हो गया, और इसमें जो पहली सिचुएशन है वो जाएगी a इज ग्रेटर देन 0 पढ़ लिया, लेस देन 0, यहाँ पे भी a इज लेस देन 0, और बच्चे यहाँ पे भी a इज
लेस देन 0। मतलब अब a नेगेटिव है तो हमें पता है a नेगेटिव पे कैसे बनेंगे, डाउनवर्ड बनेंगे। ये बात तो क्लियर है। अब साइन कन्वर्जन देख लेते हैं तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि वो कट करेगा, कहाँ करेगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, जो भी है सारी चीजें। चलिए तो y के लिए डिसाइड कर रहे हैं माइनस डी बाई 4 है हमारा जो है वो की फैक्टर है इसमें, तो माइनस डी बच्चे पॉजिटिव है ना, 4 a क्या है बच्चे, a नेगेटिव है। बताओ क्या रिजल्ट मिलेगा। देखो d पॉजिटिव है, d ग्रेटर देन 0 है और a हमारा क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, मुझे रिजल्ट मिल रहा है सर पॉजिटिव। बताओ y पॉजिटिव कहाँ होता है, बताओ y पॉजिटिव कहाँ होता है, बनेगा तो डाउनवर्ड, इतना तो पता था कि सर बनेगा तो क्या, डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड बनेगा लेकिन y पॉजिटिव ऊपर होता है नीचे होता है, एक्सिस के ऊपर की तरफ होता है। तो सर ये ग्राफ मेरा कुछ इस तरीके से बनना चाहिए। अरे बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, जो मेरा कर्व है बच्चे वो कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा, है ना। तो मुझसे अगर कोई पूछ ले यहाँ पे, तो मुझसे अगर कोई पूछ ले तो अगर ये इस तरह से फॉर्म होगा बच्चे, तो क्या ये नीचे भी जाएगा, और ये नीचे जाएगा तो मुझे 2 वैल्यूज देगा, नहीं देगा। क्योंकि देखो फिर से वही चीज, d अगर 0 से बड़ा होता है तो मुझे क्या मिलती है, 2 डिस्टिंक्ट और रियल वैल्यूज मिलती है। तो ये मेरा जो कर्व है वो इस तरीके से बनेगा। चलिए तो जब 2 वैल्यूज मिलेगी तो ये अल्फा हो जाएगी और ये बीटा हो जाएगी, है ना। अब अगर मुझसे कोई यहाँ पे पूछ ले, कोई मुझसे यहाँ पे पूछ ले कि fx और y, बताओ सर ग्रेटर देन 0 कहाँ है, कहाँ है, ग्रेटर देन 0 कहाँ है। तो आप क्या बताओ, ग्रेटर देन 0 में कौन सा वाला पार्ट कंसीडर करोगे बच्चा, ये वाला। तो क्या लिखोगे आप, फॉर x बिलोंग्स टू, क्या लिखेंगे, अल्फा टू बीटा, है ना, अल्फा से बीटा। अब यही मुझसे कोई पूछ ले कि नहीं सर मुझे तो ये बताओ fx और y लेस देन 0 कहाँ होगा, तो भी लिख लोगे यार। ये बताओ ये क्या है, माइनस इन्फिनिटी है, ये क्या है, प्लस इन्फिनिटी है। तो मुझे बताओ लेस देन 0 मतलब इस y से, इस एक्सिस से नीचे वाला पोर्शन, तो ये नीचे वाला पोर्शन ये हो गया, यही तो हो गया, हाँ सर ये हो गया। तो आप लिख लो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, अल्फा बीटा कंसीडर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अल्फा बीटा पे तो मुझे रूट्स ही मिल रहे हैं, है ना, तो वो कंसीडर नहीं, तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है, क्लोज ब्रैकेट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए अब इस वाले केस पे आ जाते हैं। इस वाले केस में वही सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, क्या करना है, हम y के लिए वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं सर, बिल्कुल करिए। तो बताओ क्या होगा, माइनस बच्चे ये फॉर्मूला का, ये हमारे d माइनस डी बाई 4 था उसका माइनस d 0, तो ये तो बच्चे पूरी वैल्यू 0 हो गई, ये तो पूरी वैल्यू ही 0 हो गई, ये हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, तो ये तो वैल्यू 0 हो गई। y 0 कहाँ होता है बच्चे, x एक्सिस पे होता है, y 0 कहाँ होता है, x एक्सिस पे होता है। तो क्या मैं इसका कर्व, क्या मुझे कुछ बच्चे इसका कर्व, क्या मुझे इसका कर्व कुछ इस तरीके का नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा सर। जब ये यहाँ पे टच कर गया बच्चे, ठीक है, यहाँ पे टच कर गया तो ये यूनिक पॉइंट होता है। आपको लग रहा होगा ये बहुत ज्यादा इसने यहाँ पे मैंने बना दिया है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, पर ये यूनिक पॉइंट होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही टच करता है ये, है ना। चलिए तो ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या है, मेरा रूट है। रूट क्या था सर, मेरा अल्फा था, और जब d 0 होता है तो 2 इक्वल रूट्स मिलते हैं, मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू सेम होती है, ये आगे। अब मुझसे फिर से यहाँ पे कोई पूछ ले, सर आपसे बहुत पूछते हैं बच्चे, आपसे पूछेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा fx और y, ठीक है, मुझसे कोई पूछ ले लेस देन और इक्वल टू 0, क्या पूछ ले, लेस देन और इक्वल टू, मैं ये इसको देख के लिख रहा हूँ, ये कोई याद नहीं है वैल्यूज की, ये याद करनी है, रट्टे मारने, नहीं, कितना रटोगे, पूरा ऑब्जर्वेशन बेस्ड पार्ट है, ढंग से ऑब्जर्व करिए, सारी चीजें हो जाएंगी। तो क्या लिखेंगे, y इज लेस देन और इक्वल टू 0। बच्चे लेस देन और इक्वल टू भी कंसीडर, मतलब ये अल्फा भी इसमें आ रहा है, ये बच्चे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जा रहा है, तो क्या लिखूंगा मैं, क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, फॉर ऑल वैल्यूज बिलोंग x बिलोंग्स टू, वेयर x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, सारी वैल्यूज पे आ रहा है। और सेम अभी हमने वही केस पढ़ा था कि यहाँ पे अगर कोई बच्चा पूछ ले कि fx और y इज ओनली लेस देन 0, सिर्फ लेस देन 0 वाला पार्ट चाहिए, तो लेस देन 0 वाला पार्ट मुझे बच्चे सब जगह मिल रहा है, लेकिन एक जगह नहीं मिल रहा है, एक पॉइंट पे ये देखो, ये अल्फा और बीटा क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ये यहाँ पे अल्फा की वैल्यू मिल रही है 0, तो वहां पे मैं क्या करूंगा, सिर्फ मुझे लेस देन 0 वाला पार्ट चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, वेयर x बिलोंग्स टू, बताओ फटाफट से, अभी हमने लिखा था x बिलोंग्स टू, सारी वैल्यूज ले रहा है ना बच्चे, सारी वैल्यूज ले रहा है, लेकिन कौन सी वैल्यूज को छोड़ रहा है, कौन सी वैल्यूज को छोड़ रहा है, बताओ, सिर्फ अल्फा को छोड़ रहा है, तो अल्फा को हटा दो आप, ठीक है, ये हो गया। अरे समझ में आ रहा है ना, सिर्फ अल्फा को छोड़ रहा है, सिर्फ लेस देन का केस है, अगर इक्वल्स टू में आता तो फिर ये भी कंसीडर हो जाता। चलिए अब ये वाला केस देख लेते हैं फटाफट से, बिल्कुल सिमिलरली,
मुझे बताओ y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ बच्चा, हाँ d क्या है, लेस देन 0 है सर, तो ये भी नेगेटिव और सब कुछ नेगेटिव सर, यहाँ तो बिल्कुल नेगेटिविटी भरी पड़ी है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये तो नेगेटिव आना तय है। तो y बच्चे नेगेटिव आ गया, मतलब ये कहाँ चला जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा, ये इस एक्सिस से बहुत नीचे चला जाएगा, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा ग्राफ हमारा, है ना, कर्व बन जाएगा। चलिए ये क्या है बच्चे, माइनस इन्फिनिटी, ये क्या है, प्लस इन्फिनिटी को टच करेगा। चलिए अब यहाँ हम देख लेते हैं, यहाँ पे भी हमसे पूछ ले कि सर एफ एक्स के लिए लिखिए आप, सर एफ एक्स के लिए लिखिए, क्या लिखें बच्चा, एफ एक्स और y इज, अरे ग्रेटर देन 0 पूछ सकता है क्या इस केस में, ग्रेटर देन 0 तो हो ही नहीं रहा कहीं पे, है ना, अगर इस केस में अगर आपसे पूछ ले कि y ग्रेटर देन 0 कहाँ है, तो या तो पूछने वाला बेवकूफ है, और अगर आप जवाब देना चाह रहे हो और आपको नहीं मिल रहा है तो फिर आप बेवकूफ हो। अरे इससे ऊपर जा ही नहीं रहा ना, ये इससे ऊपर जा ही नहीं रहा, एक्सिस y पॉजिटिव हो ही नहीं रहा, तो कैसे लिख दोगे, नेगेटिव ही है। तो चलिए 0 पूछ रहा है वो आपसे, तो 0 बच्चे कहाँ हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है बताओ, वेयर ऑल फॉर ऑल वैल्यूज बिलोंग x, वेयर x बिलोंग्स टू r, ठीक है, सारी रियल वैल्यूज को ले रहा है ना, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी अगर हम लिख देते हैं तो सारी रियल वैल्यूज आ जाती है। आई होप आपको ये कुछ समझ में आया होगा, कुछ तो नहीं पूरा समझ में आना चाहिए, जिस हिसाब से मैंने इसको बिल्कुल इजी अप्रोच के साथ आपको बताया कि सिर्फ हमने इसी को बेस बना के सारे ग्राफ्स बना लिए, ठीक है, और एक हमने ऑब्जर्वेशन वाला जो पार्ट था उसको सीख लिया है। नोट करिए इसको फटाफट, फिर एक चैप्टर टॉपिक और बचा है इसका, उसको भी कंप्लीट करते हैं। चलें आगे, चलिए देखिए हर एग्जाम में ना कुछ क्वेश्चंस बच्चे ऐसे आते हैं जो क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड होता है ना, जहाँ पे आपके रटे रटाए मेथड ये सब कुछ काम में नहीं आते, क्योंकि एग्जाम भी तो आपको टेस्ट करता है ना, वो क्या टेस्ट करता है, आपकी एबिलिटी चेक करता है कि आप कितना लॉजिकली सोच सकते हैं किसी चैप्टर के लिए। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हर चैप्टर में से डाले जाते हैं, ठीक है, हर एग्जाम में डाले जाते हैं। अब होता क्या है, जो बच्चा रट के या इस तरह से कोशिश कर रहा है तो वो यहाँ पे वो बिल्कुल किसी भी तरीके से पहुंच ही नहीं सकता इस कॉन्सेप्ट तक। तो आप लोगों को क्या करना है, हर एग्जाम के लिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप कोई भी चैप्टर पढ़ो तो आप उसको ढंग से पढ़िए, उसकी डिटेल में जाइए, और स्पेशली मैथमेटिक्स, जहाँ यहाँ अगर आपने ये क्वेश्चन मार्क नहीं शुरू किया ना, अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क्स नहीं आ रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो फिर आप थोड़ा उस पर और वर्क करने की आपको जरूरत है ना। चलिए अब अपन नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं अपना। मैंने अभी लास्ट ईयर के कुछ पेपर्स का एनालिसिस किया तो मुझे लगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जो टॉपिक है कॉमन रूट वाला, इससे वो फ्रिक्वेंटली हर एक साल छोड़ के अल्टरनेटिव ईयर्स में वो क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप लिखिए कंडीशन फॉर, तो इसको डिस्कस करना जरूरी है, कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स, कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स। अब ये क्या कहना चाह रहा है टॉपिक, ये टॉपिक क्या कहना चाह रहा है, फटाफट से हेडिंग लगाइए, देखते हैं फिर इसको, और फिर इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे हैं वो भी अपन डिस्कस करने वाले हैं ना। चलिए तो कितने रूट होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने रूट होते हैं, 2 रूट होते हैं, तो 2 ही कंडीशन बनेगी बच्चे। क्यों सर, अरे एक बार तो दोनों रूट कॉमन हो जाए और एक बार सिर्फ एक ही रूट कॉमन हो। चलिए सर ऐसा भी मान लिया आपकी बात, अरे बनेंगे ना, 2 ही केस तो बनेंगे। लिखिए पहला, फॉर 2 कॉमन रूट्स, ठीक है, 2 रूट्स कॉमन हो, तो 2 रूट्स कॉमन करना तो बहुत इजी बात है सर, कैसे कि देखो इफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड दूसरी ले लेते हैं, क्या ले लें, px स्क्वायर प्लस qx
आगे बताओ, डी लिख दो इज इक्वल टू, डी छोटा वाला लिखना है ना, हैज, दो है ना तो हैव लिख देते हैं, हैव टू कॉमन रूट्स, है ना, दो कॉमन रूट्स हैं। तो मुझे बताओ दो कॉमन रूट्स कब हो जाएंगे इनके, दो कॉमन रूट्स कब हो जाएंगे, जब दोनों ही रूट्स कॉमन हो जाएं, है ना, दोनों ही रूट कॉमन हो जाए। इसका मतलब ये दोनों क्या हो, ये दोनों इक्वेशंस जो इनके कोफिशिएंट्स क्या हो, बिल्कुल बराबर हो या फिर किसी एक पर्टिकुलर रेशियो में बढ़ रहे हो या कम हो रहे हो। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये तो इक्वेशन आप सबको पता है, a अपॉन p इज इक्वल्स टू b अपॉन q इज इक्वल्स टू c अपॉन d। क्या मैं ये लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, है ना, ये प्रोपोर्शनल हो, इनके जो कोफिशिएंट्स हो बच्चे वो क्या हो, प्रोपोर्शनल हो। तो हम क्या कह सकते हैं कि इनके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रूट्स होंगे वो क्या होंगे, कॉमन होंगे, दोनों के रूट्स कॉमन होंगे, इक्वल रूट कह लो या कुछ भी कह लो। रूट्स आपस में इक्वल नहीं होंगे, रूट्स जैसे इसके आ गए 3 और 4 तो इसके भी 3 और 4 ऐसे, है ना, ये नहीं कि 4 4 4 4। चलिए अब लिखते हैं दूसरी कंडीशन, ये नोट हो गया तो फिर मैं दूसरी कंडीशन की तरफ चलते हैं। आइए लिखते हैं दूसरी कंडीशन, थोड़ा कर देता हूँ, इसमें थोड़ा सा चेंज करना है। अब यहाँ पे जो है ना, ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट जो है बुक आपने एनसीईआरटी वगैरह में या इनमें नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आप जब पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके होते हो तो आप एक चैप्टर पढ़ते हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, तो वहां से एक कॉन्सेप्ट आता है क्रैमर्स रूल, उस पे बेस्ड ये आइडेंटिटी है, लेकिन पूछ लेता है इस चैप्टर से पूछता है ऐसे क्वेश्चन, मैंने फ्रिक्वेंटली देखा है, हर एक साल छोड़ के एक साल ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली पूछ रहा है वो, ठीक है। तो अब इसमें ये फॉर वन कॉमन रूट के लिए हम पढ़ने वाले हैं, तो अब इसके लिए ये यहाँ पे वो वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। ऐसा नहीं है कि ये बहुत कोई टफ हो जाएगा, लेकिन जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है उसको लगता है कि यार पता नहीं क्या चीज़ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसको बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हैं, बिल्कुल एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे इसको, इस पे बेस किस तरीके के क्वेश्चन है वो भी देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो अब होता क्या है, यहाँ पढ़ाना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि जब बच्चा प्रैक्टिस सेट कर रहा है तो वहाँ पे अगर इस टाइप क्वेश्चन आ जाए तो सोचा हमें तो पढ़ाया ही नहीं, हमने तो कोई पढ़ा ही नहीं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए ना। चलिए तो कॉमन रूट्स बच्चे किसके लिए बात कर रहे हैं, गिवन इक्वेशंस हमारे पास ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन तो ये गिवन है बच्चे, एंड दूसरी इक्वेशन क्या है, पी एक्स स्क्वायर प्लस, अभी यही लिखी थी शायद, है ना, प्लस डी इज इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन का क्या है बच्चे, एक रूट कॉमन है, क्या है, एक रूट कॉमन है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो देखो मैं आपको एक मेथड बताता हूँ जो क्रैमर्स रूल आया कहाँ से। तो हम इस तरह से एक डिटरमिनेंट बना लेते हैं, हम दोनों में एक्स स्क्वायर एक्स और ये 1 के लिए हम कंसिडर करेंगे। तो मुझे बताओ इस वाली इक्वेशन के कोफिशिएंट्स क्या है, ए बी और सी, इधर से बताइए पी क्यू और डी। एक्चुअली मैं लिखने को डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख सकता था, लेकिन वो कहाँ से आ रहा है, ठीक है, वो याद नहीं होगा, ठीक है, आप कितना याद करोगे उसको, तो आप ये देख लो आया कहाँ से। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे साइन का ध्यान रखते हैं, ये प्लस होता है, ये माइनस, और इसको प्लस लेके चलते हैं। अब क्यों होता है उसके पीछे भी रीजन है, लेकिन वो फिर बहुत लेंदी हो जाएगा, तो आप ये आपको वैसे पता भी है, आप लोग चलो अभी देख लेते हैं, पहले उसके बाद फिर बताता हूँ क्या करेंगे। बच्चा किस किस के लिए सॉल्व कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस ऑफ एक्स और फिर यहाँ पे 1, ठीक है। तो एक्सप्रेशन कैसे आएगा देखिए, अभी अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या कर रहे हैं, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी। एक्स स्क्वायर के लिए देखेंगे तो एक्स स्क्वायर वाली कॉलम और एक्स स्क्वायर वाली रो को छोड़ देंगे, हमारे पास क्या बचेगा, ये वाला पोर्शन, है ना। फिर इसमें क्या करेंगे अपन, ये डी है, इसमें हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे बी डी माइनस सी क्यू, लिखिए बी डी माइनस सी क्यू, ठीक है। चलिए इस तरीके माइनस एक्स के लिए लिखेंगे तो माइनस एक्स वाली कॉलम और माइनस एक्स वाली रो को छोड़ देंगे, तो जब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन चला जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा, ए पी और सी और डी। तो मैं क्या लिखूंगा बताओ बच्चे, क्या लिखूंगा, ए डी माइनस पी सी, ठीक है। क्या कर रहा हूँ मैं, ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ देता हूँ, तो ए डी माइनस पी सी। चलिए अब 1 के लिए लिखते हैं, तो 1 वाली रो और 1 वाला कॉलम छोड़ देते हैं, तो क्या बचेगा, ए क्यू माइनस पी बी, है ना। अब कोई क्या मैं कुछ सर फॉर्मूला याद करूंगा मैं, तो ये फॉर्मूला यार कब कैसे याद करोगे, कितना याद करोगे, है ना, कितने दिन तक वैलिडिटी क्या है इसकी, इसलिए समझ लो ना इस कॉन्सेप्ट को, वो ज्यादा बेटर है। चलिए तो आप इसको नोट करिए, फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, और कुछ भी नहीं है इसमें, बिल्कुल ऐसे सीधे सीधे सी अप्रोच है, इस पे यही बेस्ड क्वेश्चन आता है। और मैं तो कह रहा हूँ फॉर्मूला याद करने से अच्छा आप तुरंत ये बनाओ, है ना, इसकी तो प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आगे आपके, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स बहुत ज्यादा मार्क्स का है और हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, बिल्कुल गिफ्ट टेम्पर है ये।
लिखिए इसको फटाफट, चलते हैं फिर आगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछा है और अच्छे क्वेश्चन है ना। अप्रोच बिल्कुल आप अपनी करेक्ट रखिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रखिए, प्लस माइनस की गलती मत कीजिए, मैथ्स पूरे मार्क्स दिलवाती है, हमेशा दिलवाती है। चलिए लिखिए क्वेश्चन। ओके चलिए मैं लिखता हूँ, आप भी लिखिए मेरे साथ। फॉर द इक्वेशन इक्वेशन है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एम इज इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशंस मुझे गिवन है बच्चे। What is the value and values of m for which these equation have at least one common root? अच्छा ये कह रहा है what is the value और values, देखो क्वेश्चन को भी ढंग से पढ़ना है ना। values of m for which these, ये दो इक्वेशंस हैं, मैं मार्क कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। These equations have at least one common root. ठीक है, ऑप्शन दे दूं बच्चे, ऑप्शन दे देता हूं। ए ओनली -2, बी सॉल्व करना शुरू कीजिए आप लोग, ओनली बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट वही अप्रोच लगाइए। सी ऑप्शन है बच्चे -2 and 1, और सी ऑप्शन है -2 and -1। डी ऑप्शन। करिए इस क्वेश्चन को फटाफट अपने आप से, देखिए होता है या नहीं। होना चाहिए क्वेश्चन, बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है। करिए, करें शुरू। चलिए m की वैल्यू के लिए करना है सॉल्व, तो हम तो सबसे पहले वही लिख लेते हैं, हमें यही आता है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे -x और यहाँ लिख लेंगे 1, और बिल्कुल जो हमने बनाया था बिल्कुल इसी तरीके से एक्स स्क्वायर x1 है ना बच्चे। और यहाँ पे बताओ इसके कोफिशिएंट बताओ, जिसका अरे इसका कोफिशिएंट 0 तो नहीं दिख रहा किसी को, एक्स स्क्वायर का 0 लिख दो कहीं, 1 है ना, ये ध्यान रखना। x का कोफिशिएंट m है और ये हमारे पास ये भी 1 है। चलिए इसका लिखिए एक्स स्क्वायर का ये भी 1 तो कुछ ज्यादा इजी क्वेश्चन नहीं हो गया? चलो हो गया तो भी, पर ये आया है प्रीवियस ईयर्स में, एनडीए ने पूछा है क्वेश्चन है ना, तो इस पे थोड़ा सा फोकस करिए इस टाइप के क्वेश्चंस का। अब एक्स स्क्वायर के लिए मैं क्या करूंगा, देखो ये दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करूंगा। देखो मल्टीप्लाई कैसे होता है ना, ये ऐसे जाता है बच्चे, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे आता है ना। तो मैं तो ये ऐसे बच्चों को, जब छोटे बच्चों को कभी पढ़ाते हैं अपन तो ऐसे बताते हैं है ना, इस तरीके से कि ये ऐसे जाएगा, फिर ये माइनस का साइन लेगा, फिर ये इधर वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप लोगों को तो पता होगा, और नहीं पता है तो भी सीख लो है ना। क्या करेंगे बच्चे, एम स्क्वायर -1, अच्छा -x के लिए देखो, इसके लिए फाइंड करते हैं तो क्या होता है बताओ, क्या आ जाएगा m -1 है ना। इसके लिए देखते हैं 1 के लिए तो क्या होता है 1 ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार तो इन दोनों को ले लूंगा, फिर एक बार इन दोनों को ले लूंगा, वो देख लेंगे किससे किससे का आंसर मुझे दिखता होगा वो मैं कर लूंगा, या आप भी, आपको भी प्रैक्टिस का पार्ट है, कुछ भी नहीं है इसमें। इन दोनों को इक्वलेट कर लीजिए, देखो ये तो सामने पड़ा है बिल्कुल, तो यहाँ से मुझे x की एक वैल्यू मिलने वाली है। मैं बच्चा इन दोनों को ले रहा हूँ एक बार है ना, भाई तीनों इक्वल है ना, a = b = c है, तो मैं b = c वाले पार्ट को सॉल्व करके आंसर निकाल लेता हूँ। फिर मेरे लिए आगे देखता हूँ क्या कंडीशन बनती है, उस हिसाब से आगे सॉल्व कर लेंगे। तो -x = ये बच्चे इधर जाएगा है ना, तो ये हो जाएगा m-1/1 - n। दिक्कत वाली बात नहीं है, क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो ये भी 1 - m बन जाएगा, ये भी 1 - m है ही, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई, तो मुझे तो m के लिए सॉल्व करना था सर, x की वैल्यू निकाल मेरा क्या फायदा, तो भाई m के लिए कर लेंगे। तो अब क्या करता हूँ, मैं x की वैल्यू यहाँ 1 पुट करता हूँ और एक बार इसको और इसको भी इक्वल करके देख लेता हूँ।
तो फिर वहां से भी मुझे आंसर मिल जाएगा। देखो कैसे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1/1 माइनस एम, इन दोनों को मैंने इक्वल कर दिया। एक्स की वैल्यू 1 पुट करी, ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस 1। जरा सॉल्व करिए इसको, क्या हो रहा है ये कुछ इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती दिख रही है मुझे। एम स्क्वायर प्लस एम, ये -1 यहाँ है ही, ये 1 इधर जाएगा तो माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से m के लिए वैल्यू निकाल सकते हैं आप, सॉल्व करिए इसको, m की वैल्यू निकालिए, करिए इसको सॉल्व, करिए सॉल्व, तो क्या आएगा बताओ, क्या आएगा, m प्लस 2 और m -1 इज इक्वल टू 0। तो जब मैं इससे m की वैल्यूज निकालूंगा तो m की वैल्यूज आ जाएगी बच्चे -2 और 1। ये दो वैल्यूज मेरे पास, अगर मैं m की ये दो वैल्यूज ले सकता हूँ, ठीक है, -2 और 1, m की इन दोनों वैल्यूज के लिए बच्चा क्या आएगा, m की इन दोनों वैल्यूज के लिए क्या आएगा, m की इन दोनों वैल्यूज के लिए मुझे इन दोनों इक्वेशन से जो रूट्स मिलेंगे ना, वो क्या होंगे, उनमें से एटलीस्ट एक रूट कॉमन होगा। अब आपका ये काम है कि आप थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बनाना है ना, तो आप ये वैल्यूज को रखिए और रूट्स निकालिए, और रूट्स निकाल के चेक कर लीजिए, एक रूट कॉमन आएगा, ठीक है। तो आपसे आपका क्या होगा, इसमें इंटरेस्ट क्रिएट होगा कि हाँ वाकई कॉन्सेप्ट कुछ कहना चाह रहा है और ये बिल्कुल सही है। लिखिए, इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन, और एक और अच्छा क्वेश्चन करेंगे। देखिए कोई इसमें कुछ भी कोई खास नहीं था, हमने बस एक बार इन दोनों को इक्वलेट किया, एक बार इन दोनों को इक्वलेट किया और मुझे m के लिए वैल्यूज मिल गई। चलिए चलते हैं आगे, एक और क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लिखिए आप मेरे साथ फटाफट बच्चे, क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा है, चलिए। द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, हैव अ कॉमन रूट, कॉमन रियल रूट, अच्छा हैव अ कॉमन रियल रूट। अब देखो इतनी सी बात में बहुत कुछ कह गया, हैव अ कॉमन रियल रूट। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना बहुत जरूरी, लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी मैथ्स के लिए स्पेशली, ठीक है। अच्छा बस यही क्वेश्चन है, और ऑप्शन देख लीजिए आप, फॉर नो वैल्यू ऑफ ए, ऑप्शन बी है फॉर एग्जैक्टली 1 वैल्यू, ठीक है, फिर है एग्जैक्टली 2 वैल्यू, फिर एग्जैक्टली 3 वैल्यूज। चलिए सी है फॉर एग्जैक्टली 2 वैल्यूज ऑफ ए, और डी ऑप्शन फॉर एग्जैक्टली 3 वैल्यूज ऑफ ए, ठीक है। अरे लिख लेना यार, है ना। चलो देखो यार, ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये देखो ये कह रहा है कॉमन रियल रूट्स, क्या समझ पा रहे हो आप इससे, कॉमन रियल रूट, कॉमन रियल रूट की दो कंडीशन होती है, कॉमन रियल रूट की दो कंडीशन हो सकती है। रियल रूट कहाँ होते हैं, कॉमन तो चलो हटाओ, कॉमन तो ये कह रहा है रियल रूट की कितनी कंडीशन होती है, इस पे ही बात कर लेते हैं। चलो रियल रूट्स, अगर सिर्फ आपका आंसर ये है कि डी इज ग्रेटर देन 0 पे मिलते हैं तो गलत है। क्यों, क्योंकि सर डी इज ग्रेटर देन 0 पे भी मिलते हैं और डी इज इक्वल टू 0 पे भी तो रियल मिलते हैं। वो बात अलग है कि वो दोनों आपस में बराबर होते हैं, वो दोनों रूट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन अगर मैं सिर्फ रियल रूट की बात कर रहा हूँ बच्चे, तो रियल रूट मुझे कहाँ मिलेगा, दो कंडीशन पे, एक तो डी इज ग्रेटर देन 0, डी इज ग्रेटर देन 0 पे भी रियल रूट मिलेगा, और d इज इक्वल टू 0 पे भी रियल मिलेगा। इसने डिस्टिंक्ट की तो बात की नहीं ना, या इक्वल की तो बात की नहीं, इसने किसकी बात की, रियल रूट्स की, है ना। तो वो मुझे कहाँ मिलते हैं, d इज ग्रेटर देन 0 और d इज इक्वल टू 0 पे मिलते हैं। चले
चलिए अब बात कर लेते हैं फटाफट से कि ए हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए की वैल्यू के लिए सॉल्व करना है, तो कर लेते हैं फटाफट से। देखिए कैसे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ आ गया माइनस एक्स, यहाँ क्या आएगा बच्चे 1, चलो और फिर से हमारा वही कॉन्सेप्ट, एक्स स्क्वायर एक्स 1 प्लस माइनस प्लस, सॉल्व करिए 1 1 ए, हाँ यहाँ से बोलिए 1 a 1। चलिए सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर के लिए लिखेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। माइनस एक्स के लिए लिखेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस ए, और 1 के लिए क्या आएगा, इसके लिए क्या आएगा a माइनस 1। चलिए a माइनस 1। तो अब एक बार वापस से वही हमारा कॉन्सेप्ट में एक बार इन दोनों को ले लेता हूँ। तो क्या क्या लिखूंगा बताओ, माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a माइनस 1। तो मुझे बताओ यहाँ से अगर मैं माइनस एक्स की वैल्यू लिखना चाह रहा हूँ बच्चे, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस ए अपॉन a माइनस 1। कोई बड़ी बात नहीं, कॉमन ले लिया, कॉमन लेते ही बच्चे ये कैंसिल आउट हो गया। तो मुझे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, वहाँ भी 1 आई थी, यहाँ भी 1 आ गई। चलो बहुत अच्छी बात है, x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अब x की वैल्यू 1 आ गई तो मैं इन दोनों को ले लेता हूँ, एक बार इसको और एक बार इसको ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस 1। एक्स की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 रखते ही क्या हो जाएगा बताओ, 1 रखते ही ये हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस 1। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती दिख रही है मुझे फिर से, ए स्क्वायर, ये माइनस ए इधर आएगा या इसको इधर भेज दो, ए स्क्वायर प्लस ए, और ये 1 इधर जाएगा तो माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। करो जरा सॉल्व, इसको करो, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 को सॉल्व करो, क्या आएगा। यहाँ से मुझे ए की दो वैल्यू मिल रही है, ए की दो वैल्यू मिल रही है, ए प्लस 2 और ए माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो रहा है बच्चे। तो ए की दो वैल्यूज कौन कौन सी है, 2 और माइनस 2, ठीक है। अब 2 और माइनस 2 दो वैल्यूज मेरे पास इसकी आ गई, क्या ये सही है। अच्छा गलत कर दिएगा फैक्टर, जरा देखो, अच्छा वैल्यूज मेरे पास, देखो इसका आंसर तो गिवन है नहीं, चलो देखते हैं फिर भी। यहाँ पे शायद मेरे हिसाब से 2 1 जा 2 1 आएगा है ना, a प्लस 2 a माइनस 1। चलिए a प्लस 2 a माइनस 1 आएगा, तो फिर मेरे पास वैल्यूज कौन कौन सी आ जाएंगी, एक तो आ जाएगी a इज इक्वल टू माइनस 2 और एक आ जाएगी a इज इक्वल टू 1, है ना, दो वैल्यूज आ गई। लेकिन अब बच्चा क्या करेगा, देखो क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे देखो, अरे हो जाता है यार, वो प्लस माइनस का था उसमें मैंने देखा नहीं उसको, कोई बात नहीं, आप मत करना ये गलतियां, है ना। क्या आ गया माइनस 2 और 1। अब माइनस 2 और 1 बच्चा देख के तुरंत आंसर लिख देगा एग्जैक्टली 2 वैल्यूज ऑफ ए। मुझे बताओ क्या a की वैल्यू 1 रख सकता हूँ क्या मैं, इस एक्सप्रेशन को देख के मुझे बताओ कि क्या मैं a की वैल्यू 1 रख सकता हूँ क्या। a की वैल्यू 1 मैं बच्चे नहीं रख सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो a तो शुड नॉट बी इक्वल टू 1। तो कौन सी वैल्यू सिर्फ एक्सेप्ट करेगा, ये माइनस 2 वाली ही वैल्यूज को एक्सेप्ट करेगा, इसीलिए इसका आंसर जो है बच्चे एग्जैक्टली 1 वैल्यूज ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है। ये 1 नहीं रखना है मुझे, ये 1 रखते क्या हो जाएगा, ये देखो 1 माइनस 1 0, ये 1 माइनस 1 0, तो ये तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, फंक्शन सिस्टम ही हमारा गड़बड़ हो जाएगा। तो हम कौन सी वैल्यूज को लेंगे, सिर्फ एक वैल्यू को लेंगे माइनस 2 को। तो आप ये चेक कर लीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा, एग्जैक्टली 1 वैल्यू ऑफ ए। होता यही है जनरली, इसलिए क्वेश्चन कराया था कि यहाँ पे दो रूट्स आएंगे और बच्चा तुरंत इसको जैसे पहले वाले में किया था फट से आंसर लगा दिया। तो आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपसे पूछ क्या रहा है उस पर काम करिए, ठीक है। आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, और नेक्स्ट पार्ट जो इनइक्वालिटीज बचा है वो हम लेके आने वाले हैं जल्दी। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ आपसे, धन्यवाद।